नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सुखदेव में। आज हम टॉपिक्स है रामधारी सिंह दिनकर, इसके जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। ये कौन कौन सी रचनाएं किए, इसकी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ इत्यादि के बारे में जानेंगे, जो अभी JSSC CGL के साथ साथ OGC नेट PGT इत्यादि एग्ज़ामों में महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप सब अंत तक ज़रूर देखिए, इससे आप सभी को काफ़ी फ़ायदा होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक पॉइंट। इसमें पहले लिखा है, इसका जन्म देख लीजिए। इसका जन्म है जो रामधारी सिंह दिनकर जी का 23 सितंबर 1908 को हुआ था। सिमरिया घाट, बेगूसराय जिला, बिहार में। कहीं कहीं मुंगेर भी मिलेगा, तो इसे याद रख लीजिएगा। इसके अभिभावक देखते हैं। इसके पिताजी है जो श्री बाबू रवि सिंह और श्रीमती मनरूप देवी इनकी माता थी जी। इनकी पत्नी जी का नाम श्यामवती देवी। और जो दिनकर जी का मृत्यु है वो 24 अप्रैल 1974 को मद्रास, तमिलनाडु में हुआ। यानी जन्म 1908 में, मृत्यु 1974। आगे देखेंगे दिनकर जी के उपनाम। इनको कौन कौन से उपनाम दिए गए दिनकर जी को। अनल के कवि, द्वितीय राष्ट्र कवि, महज डिप्टी राष्ट्र कवि, अधैर्य का कवि, समय सूर्य। ये जो अज्ञेय जी ने कहा, और महज डिप्टी राष्ट्र कवि समय खुद से वो कहे थे। और ये पहला राष्ट्र कवि जो थे मैथिली शरण गुप्त जी थे। आगे देखते हैं कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र में लिखा है, दिनकर जी बिहार सरकार के अधीन 1934 से 1942 तक सब रजिस्ट्रार रहे। वह बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रधानाध्यापक व विभागाध्यक्ष नियुक्त होकर मुजफ्फरपुर पहुँचे। 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया और वह दिल्ली आ गए। दिनकर जी जो 12 वर्ष तक संसद सदस्य रहे। बाद में उन्हें सन 1964-65 ईस्वी तक भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। लेकिन अगले ही वर्ष भारत सरकार ने उन्हें 1965 से 71 ईस्वी तक अपना हिंदी सलाहकार नियुक्त किया और वह फिर दिल्ली लौट आए। तो ये थे इनके कार्य क्षेत्र। अगला पॉइंट देखते हैं। आगे लिखा है, 1928 ईस्वी में पूरे प्रांत में मैट्रिक में प्रथम स्थान आने पर भूदेव स्वर्ण पदक सम्मान मिला। अगला है, 1959 ईस्वी में संस्कृति के 4 अध्याय रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये भी आई, इसको जरूर याद रखिएगा। अगला है, 1959 ईस्वी में राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण उपाधि प्रदान की गई। अगला पॉइंट है, 1962 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर उपाधि से सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट, 1962 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका की हीरक जयंती पर मैथिली शरण गुप्त द्वारा मान पत्र प्रदान किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं, 1965 ईस्वी में विद्या वाचस्पति गुरुकुल महाविद्यालय द्वारा तथा 1968 ईस्वी में साहित्य चूड़ामणि राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर द्वारा उपाधियों से विभूषित किए गए। अगला पॉइंट, 1972 ईस्वी में उर्वशी कृति पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। ये भी आई, इसे जरूर याद रखिएगा। 1999 ईस्वी में भारत सरकार ने रामधारी सिंह दिनकर की स्मृति में डाक टिकट जारी किया। आगे देखिए, अगला पॉइंट है, दिनकर जी ने देश में क्रांतिकारी आंदोलन को स्वर दिया। ये कथन किसने कहा? तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा कहा गया था। अगला है, दिनकर अपने युग के सचमुच सूर्य थे। ये है जो कथन नामवर सिंह जी द्वारा कहे गए। अगला देखेंगे,
दिनकर जी को एक नहीं बल्कि गद्य पद्य भाषा और हिंदी सेवा के लिए अलग अलग 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने चाहिए। ये इनके बारे में हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा कहा गया था। अगला, दिनकर जी राष्ट्रवादी और साम्राज्य विरोधी कवि थे। ये काशीनाथ सिंह जी द्वारा कहा गया। अगला पॉइंट है, द्वापर युग की ऐतिहासिक घटना पर महाभारत पर आधारित दिनकर जी के प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान दिया गया। अगला पॉइंट, दिनकर जी की पहली कविता 1924 में छात्र सहोदर यानी छात्रों का भाई नामक पत्र में प्रकाशित हुई थी। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि भूषण के बाद दिनकर जी को वीर रस का सबसे बड़ा हिंदी कवि माना जाता है। मनोज का श्रेय कविता कुरुक्षेत्र से है। यानी कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि मनोज का श्रेय कविता किससे काव्य काव्य संग्रह से लिया गया है, तो वो है कुरुक्षेत्र से मनोज का श्रेय। दिनकर जी के व्यक्तित्व को देखकर निराला जी दिनकर जी को ईरानी कहा करते थे। रामधारी सिंह दिनकर जी उत्तर छायावाद कवि के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे दिनकर जी द्वारा लिखित काव्य संग्रह। पहला जो रेणुका है जो 1935 में प्रकाशित हुआ, यह दिनकर जी का प्रथम काव्य संग्रह है। इस संग्रह में कहीं छायावादी रोमानियत है तो कहीं क्रांति का उद्घोष, कहीं हिंसा का समर्थन तो कहीं अहिंसा और मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा, कहीं अतीत के गौरव का गान है तो कहीं वर्तमान परिवेश के बद्ध हाली से दुखी कवि मन का रुदन। इसमें संग्रहित महत्वपूर्ण कविताएं तांडव, हिमालय के प्रति, कविता की पुकार, वन फूलों की ओर, पाटलिपुत्र की गंगा एवं वैभव की समाधि इत्यादि है। तो इन कविताओं को याद रख लीजिए कि ये किसके काव्य संग्रह से लिया गया है, क्योंकि ये जो प्रसिद्ध कविता है इसलिए एग्जाम में इसके बारे में पूछ सकता है। अगला देखते हैं हुंकार 1938 में प्रकाशित। इसमें कवि ने अतीत के गौरव गान के स्थान पर वर्तमान के दुख दैनिक के प्रति अधिक आक्रोश दिखाया है। इस संग्रह में कवि की भाषा अधिक ओजमयी है। वह बार बार प्रलय तथा रुद्र का आह्वान कर विप्लव का गाना गाता दिखाई देता है। इसमें 29 राष्ट्रीय कविताएं हैं। इसमें संग्रहित महत्वपूर्ण कविताएं हाहाकार, विपगाथा, दिल्ली, अनलक्रीट, प्रणति इत्यादि है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इस संग्रह की कविताओं को वैतालिक का जागरण गान कहा है। ये VVI मान लीजिए। पूछ सकता है प्रश्न कि किस कविता संग्रह को वैतालिक का जागरण कहा गया है दिनकर जी के, तो वो है हुंकार। अगला देखेंगे रसवंती है। रसवंती इसमें 1940 में प्रकाशित हुआ। इसमें श्रृंगारपरक रचनाएं हैं जो द्विवेदी योगिन नैतिकता के बंधनों से आबद्ध है। इसकी शैली वर्णात्मक है किंतु भाषा में छायावादी कलाकारी है। अगला है द्वंद्व गीत 1940 में, धूप छां 1946, बापू 1947, सामधेनी 1948। इसमें 1941 से 46 ईस्वी तक की कविताएं संकलित है। इसमें साम्राज्यवाद के प्रति विरोध का भाव है। इस कविता संग्रह की महत्वपूर्ण कविताएं जवानियाँ, दिल्ली और मॉस्को, सरहद के पार इत्यादि है। अगला है मिर्च का मज़ा 1951, इतिहास के आंसू 1951। इस संग्रह में 10 ऐतिहासिक कविताएं संकलित है। अगला धूप और धुआं 1951, दिल्ली 1954, नीम के पत्ते 1954, व्यंग परक कविताओं का संग्रह है ये। नील कुसुम 1954, ये प्रगतिवाद कविताओं का संग्रह है। इसे याद रख लीजिएगा। पूछ सकता है कि प्रगतिवादी कविताओं का संग्रह कौन सा है दिनकर जी के संबंध में, तो नील कुसुम। अगला देखते हैं सूरज का काव्य 1955।
आत्मा की आंखें 1964 D.H. लॉरेंस की कविताओं का हिंदी अनुवाद है। चक्रवाल 1956, कविश्री 1957, सीपी और शंख 1957 में, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में लिख प्रकाशित है। यह भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित एवं राष्ट्रीयता के भाव से संबंधित रचना है। इस संग्रह में कुल 18 कविताएं हैं। अगला कोयला और कवितत्व। मृत्यु तिलक, हारे को हरिनाम, ये है जो 1970 देशभक्ति कविताओं का संकलन है। रश्मि लोक, संचिता। तो ये थे काव्य संग्रह। अब अगला देखते हैं दिनकर जी द्वारा लिखित प्रबंध काव्य। इसमें पहला कुरुक्षेत्र 1946 में प्रकाशित यह महाकाव्य आधुनिक युग की गीता के रूप में प्रसिद्ध है। इसे याद रखिए, वो BBI है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। 7 सर्गों में विभक्त प्रबंधात्मक महाकाव्य की कथा का मूलाधार महाभारत का शांति एवं अनुशासन पर्व है। दूसरा रश्मिरथी 1952 में प्रकाशित, यह कर्ण के जीवन पर आधारित है। वीरता, मित्रता एवं दानशीलता 7 अंकों का प्रबंधात्मक खंड काव्य है। अगला उर्वशी 1961 में खंड काव्य नाटकीय शैली में रचित पुराण प्रसिद्ध पुरुरवा और उर्वशी की कथा पर आधारित प्रबंधात्मक महाकाव्य है। कवि दिनकर ने इस रचना को कामाध्यात्मक की उपाधि दी है। अगला प्रणभंग 1929 में खंड काव्य है। अगला देखते हैं दिनकर जी द्वारा लिखित निबंध संग्रह। पहला मिट्टी की ओर 1946 में, इसमें संग्रहित निबंध मूलतः आलोचनात्मक है। अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, वेणुवन, उजली आग, धर्म, नैतिकता और विज्ञान, वट पीपल, साहित्यमुखी, आधुनिकता बोध, विवाह की मुसीबतें, उजली आग। उजली आग में जो लघु कथाओं, गद्य गीतों एवं सुक्तिबद्ध विचारों का संग्रह है। अगला देखते हैं सांस्कृतिक विषयों पर आधारित निबंध संग्रह दिनकर जी की। इसमें हमारी सांस्कृतिक एकता 1954 में प्रकाशित, संस्कृति के 4 अध्याय 1956 में गद्य काव्य। इसमें भारत के सांस्कृतिक इतिहास को 4 भागों में बांटकर लिखने का प्रयास किया गया है। पहला भाग है पहला जब आर्य भारत आए। दूसरा गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का धर्म प्रचार। तीसरा इस्लाम का भारत आना। चौथा यूरोपवासियों का भारत आना। और 1959 ईस्वी में संस्कृति के 4 अध्याय रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता। अगला है राष्ट्रभाषा आंदोलन और गांधी जी। अगला देखते हैं आलोचनात्मक रचनाएं। दिनकर जी द्वारा रचित आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी है। तो पहला है काव्य की भूमिका। पंथ प्रसाद और मैथिली शरण, शुद्ध कविता की खोज। यात्रा वृत्तांत देखते हैं। यात्रा वृत्तांत में है देश विदेश, मेरी यात्राएं, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ, लोकदेव नेहरू। अब देखते हैं दिनकर जी की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ यानी प्रसिद्ध पंक्ति कौन कौन सी है। इसके बारे में भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पहला है तू पूछ अवध से राम कहाँ है, वृंदा बोले घनश्याम कहाँ है। ये पंक्ति है जो हिमालय के प्रति कविता से लिया गया है। अगला है नहीं चाहते किसी देश को हम निज दास बनाना, पर स्वदेश का एक मनुज भी दास ना कहीं रहेगा। यह जो इतिहास के आंसू संग्रह से लिया गया है। अगला है क्रांति धात्री कविते जग उठे अंबर में आग लगा दी। ये कस्मे देवाई कविता से लिया गया है। अगला पंक्ति देखने में देवता सदृश लगता है, बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा हो,
समझो उसी ने हमें मारा है। यह पंक्ति है जो दिनकर जी द्वारा संसद में, भारत के संसद में दिया गया था, कही गई थी। तो ये थे दिनकर जी से संबंधित जानकारियाँ। होप कि आप लोग के लिए काफ़ी यूजफुल होगा एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो। तो आप सब इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हिंदी के जितने भी टॉपिक्स हैं वो पूरे जो पढ़ने का है सिलेबस में, उसके सारे का वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक शीघ्र नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और हिंदी के साथ साथ दूसरे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का भी वीडियो हम दिया करेंगे आप सबको। तो आप सब बने रहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।